अगर आप एआई को अभी अभी अडेप्ट कर लेंगे तो जो एआई वाला डॉक्टर है आज वो सक्सेसफुल रहेगा। यू विल बी रिप्लेस्ड अगर आप एआई से साथ नहीं चले। द सेम थिंग। एंड्रोमेट्रोसिस आपने बोला, ये क्या होता है, आप बताएंगे थोड़ा? हाई रिस्क प्रेगनेंसी ज़्यादा मिलती है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। टॉर्चर मत करो बच्चे को। इसने अभी अभी डिलीवरी की है। 1 in every 4 women is dealing with some kind of PCOS. कई बार कपल आते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी का अगर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सारी बात कर लेंगे कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं या ऐसे किया, कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं, सारी हिस्ट्री बताएंगे, बट दे नेवर टॉक अबाउट देयर सेक्शुअल लाइफ. There is a modality through which you can deliver your baby vaginally without pain. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माइक ड्रॉप बाय सुमित बुटानिया। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन्स हेल्थ के ऐसे टॉपिक्स पर जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, लेकिन अक्सर या तो हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हम ऑकवर्ड फील करते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गायनेकोलॉजी। आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही रिस्पेक्टेड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। शी इज द एचओडी ऑफ गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट एट सूर्या हॉस्पिटल जयपुर। She's been practicing for over 25 years now. आज हम पीरियड्स, प्रेगनेंसी, पीसीओएस, फर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ जैसे टॉपिक्स पर सीधी और सच्ची बात करेंगे। डॉक्टर विभा, वेलकम टू माइक ड्रॉप। Thank you so much. Congratulations on a stellar career so far. प्लीज़ हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आप इस फील्ड में आए? What was there any inspiration that you had? Okay, so मेडिकल प्रोफेशन शुरू से सबको ल्यूक्रेटिव लगता ही है, तो ऐसे ही मेरे को बचपन से था कि मुझे डॉक्टर बनना है, पर मुझे कभी ये नहीं था कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनूंगी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से मुझे लगता था कि ऐसे कंफर्टेबल लाइफ भी होनी चाहिए, और ये गायनी जैसी ब्रांच है, हेक्टिक ब्रांच है। सो मैं यूएसए में रही हूँ 5 साल। मैंने वहाँ पे देखा, एक बार मैं गई थी हाई रिस्क प्रेगनेंसी ऑब्जर्वरशिप के लिए, तो मैंने वहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होते देखा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बेसिकली दूरबीन की सर्जरी को कहते हैं। वहाँ पे इंडिया में जब मैं यहाँ से गई थी एमबीबीएस करके, उस समय वहाँ इंडिया में ये बहुत ही इनिशियल फेज में थी। जैसे डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कर लिया, या नसबंदी का ऑपरेशन आपने सुना होगा, जो कैंप लगते थे, वो दूरबीन से होते थे। वहाँ तक का काम यहाँ पे होता था, बट मैंने वहाँ पे मेजर सर्जरी, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑब्जर्व की। देन आई डिसाइडेड टू बिकम ए गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि मुझे था कि अब मुझे लेप्रोस्कोपिक सर्जन बनना है, और क्योंकि ये इंडिया में अभी इस चीज़ ये नई होगी ये चीज़, इसलिए मैं फोकस हो गया मुझे कि गायनी तो बनना है, बट मुझे फोकस करना है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पे। सो इसका लर्निंग कर्व बहुत लंबा होता है। वो हुआ 3 साल मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसका ट्रेनिंग लिया, लैब सर्जरी का, एंड हियर आई एम। नाइस मैम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक और सवाल था मैम मेरा, जैसे आप यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग 25 इयर्स अगो, या क्या चेंजेस अगर आप अब देखें 25 साल पहले में और आज में, क्या चेंजेस आए हैं गायनेक प्रैक्टिसेस में, एंड स्पेशली कोविड के बाद? सबसे अच्छी चीज़ तो एडवांसमेंट। देखो, साइंस हमेशा इवॉल्विंग है, ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा वही प्रैक्टिस करेंगे। जिस डॉक्टर ने जो पढ़ा वही प्रैक्टिस कर रहा है, वो पीछे छूट गया। सी, जस्ट लाइक एआई, अगर आप एआई को अभी अडेप्ट कर लेंगे तो जो एआई वाला डॉक्टर है आज वो सक्सेसफुल रहेगा। यू विल बी रिप्लेस्ड अगर आप एआई से साथ नहीं चले। द सेम थिंग। पुराने टाइम में जब हमने पीजी की थी तो उस समय इतना ज़्यादा वो एडवांसमेंट नहीं थे, एडवांसमेंट बहुत आगे, स्पेशली इन केस ऑफ दिस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी। एक एग्जांपल बताऊं इसमें, पहले जैसे पेशेंट ब्लीड करते हुए आ रहा है, सोनोग्राफी में भी नहीं पता चल रहा है कि अंदर क्या है। आजकल सोनोग्राफी भी इतनी अच्छी इस लेवल की हो गई है कि एमआरआई की ज़रूरत नहीं है, तो 3D सोनोग्राफी से आज हम बता देते हैं पॉलिप है। अब नाउ अगर यूट्रस के अंदर पॉलिप है जो ब्लीड कर रहा है, व्हाट वी कैन डू, हिस्ट्रोस्कोपिकली जाके उस पॉलिप को निकाल दिया, यूट्रस सेव हो गया। 25 साल पहले यूट्रस रिमूव होता था। सो एक तो ये एडवांसमेंट आया। दूसरा ये, बिकॉज ऑफ दैट गूगल एंड ऑनलाइन जो सिस्टम है अपना, आजकल पेशेंट बहुत अपडेटेड रहते हैं, तो उनको जो मैं अपडेट करती हूँ अपनी नॉलेज को, उनको ट्रांसफ़र करने में मुझे बहुत मज़े आते हैं, क्योंकि पेशेंट और मैं दोनों एक पेज पे हैं। पेशेंट समझने वाले रिसीविंग एंड पे है कि मैं क्या कह रही हूँ, समझ रहा है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, स्पेशली कोविड के बाद जो आया, कोविड के टाइम पे हम लोग सिर्फ इमरजेंसी हैंडल कर रहे थे, जैसे डिलीवरीज आर इमरजेंसी, बट उन पेशेंट्स को जो मेरे पास शुरू से ही फॉलोअप में हैं, उनको मैं कैसे छोड़ दूँ।
हमारा प्रोफेशन ये अलाउ करता ही नहीं है हमको। तो मैंने शुरू किया ऑनलाइन कंसल्टेशन। ओके। जो फीस मैं लेती थी वो पीएम केयर फंड में डालती थी, पेशेंट के थ्रू ही डलवाती थी मैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। दूसरा, मुझे घर बैठे बैठे मुझे कुछ करना नहीं है, मैं पेशेंट को एडवाइस कर रही हूँ, कोई भी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो भी कर रहे हैं वो जाके करा के वापस से वो सारा कुछ मेरे को व्हाट्सएप पे भेजते थे। सो इट वाज व्हाट्सएप पे ऑनलाइन कंसल्टेशन आई स्टार्टेड। धीरे धीरे मुझे लगा मेरा पेपर वर्क बहुत हो रहा था उसमें, क्योंकि व्हाट्सएप पे ही सारे इन्वेस्टिगेशंस भी आ रहे थे, व्हाट्सएप पे ही मैं उनको प्रिस्क्रिप्शन भेज रही थी, तो वो थोड़ा सा मेरे को बर्डनसम होने लग गया था। देन आई स्टार्टेड यूजिंग इलेक्ट्रिक मेडिकल रिकॉर्ड, सो EMR। सो आई थिंक इससे मुझे इतनी हेल्प मिली EMR से, सारे पेशेंट डेटा एक ही जगह पर हैं। कोई सा भी पेशेंट किसी भी टाइम पे बोलता है रात को 10 बजे मुझे आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, आई यूज्ड टू डू दैट, क्योंकि सब कुछ उस पे था। तो क्या ऐप होती है मैम ये? या ऐप होती है, यस यस, इट्स एन ऐप जिसके ऊपर आपका ऐप या मतलब ऑनलाइन सिस्टम है क्लाउड बेस्ड, उस पे आप सारे पेशेंट का डेटा रखते हैं, सीक्रेट, पेशेंट डेटा की प्राइवेसी भी बहुत ज़रूरी है, तो सीक्रेट रहता है, बट एवरीथिंग इज़ देयर। मुझे पेशेंट का सब पता होता है, और वो सिस्टम इस तरह से है कि कभी भी पेशेंट मेरे पास चाहे 7th विजिट पे आ रहा है, 8th विजिट पे आ रहा है, मुझे उसके पुराने पेपर या हार्ड पेपर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे सामने एक फ्रेम में है। सो मुझे वो चीज़ बहुत याद हो जाती है, तो रात में भी अगर मुझे उठा के आप पूछोगे कि ये पेशेंट आई है, जैसे डॉक्टर, हमारे ड्यूटी डॉक्टर इन्फॉर्म करते हैं, मुझे उस पेशेंट का A to Z पता होता है। सो ये चीज़, इस चीज़ ने एक तो मेरा टाइम बचाया, एक्यूरेसी बढ़ी, दूसरा पेशेंट एजुकेशन बढ़ गया, पेशेंट रिपोर्ट दिखाने के लिए बाहर वेट नहीं कर रहा है मेरा, सारी रिपोर्ट मेरे सामने उस सिस्टम पे है। तो ये जो मैं कहूँगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जो मैंने शुरू किया मेंटेन करना पोस्ट कोविड, उससे मेरी प्रैक्टिस बहुत कंफर्टेबल एंड एक्यूरेट है। हाउ कॉमन इज इट? वैसे कितने डॉक्टर्स EMR यूज करते हैं? अभी काफ़ी कम यूज़ कर रहे हैं उनका, जैसे मैंने बताया, अब आई एम मूविंग टुवर्ड्स AI ऑल्सो, सो मैंने कुछ चीज़ें AI शुरू कर दी हैं, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू बी इन सिंक विद लेटेस्ट चीज़ें, क्योंकि मेरे सामने जो जिन पेशेंट को मैं डील करती हूँ वो सभी एजुकेटेड हैं, कॉर्पोरेट जगत से आते हैं, तो उनको तो ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं कि हमारा टाइम बच गया, रिपोर्ट पहुंच गया, मैडम की तरफ से ईमेल आ गई, हमें मेडिसिन लेनी है, और यस, और मेरी हर मेडिसिन के नीचे सॉल्ट लिखा होता है। सो ऐसा नहीं है कि आप वो पर्टिकुलर ब्रांड ही खरीदेंगे, आप कोई से भी सॉल्ट की मेडिसिन ले सकते हैं, आप किसी भी शहर में बैठे हैं, यू जस्ट बाय दैट। सो ऐसे मेरे से पेशेंट से 1:1, और पेशेंट को काउंसिल करने का टाइम मेरा बहुत मिलने लग गया, बजाय कि मैं पेपर वर्क करूं, बजाय कि मैं सारा कुछ वापस देखूं उसका फाइल, आई टॉक टू पेशेंट अ लॉट, कि उसकी जो तकलीफें हैं वो मैं सुन के उसका समाधान दूं, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि मैं पेपर में लगी रहूं। 1-on-1 टाइम आपको ज़्यादा मिलने लग गया। मैम, आज के ज़माने में आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते होंगे सब गूगल एक्सेस करते ही हैं। हाँ। एज अ डॉक्टर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन पीपल जो लोग सिर्फ गूगल पे सिम्टम डाला, कुछ भी आ गया, उसी के हिसाब से दवाई ली, या क्या, मतलब आपको क्या लगता है इस बारे में? व्हाट आर योर नहीं, ये तो सही नहीं है, देखो, क्योंकि क्या होता है, गूगल पे किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन का एक स्पेक्ट्रम है, और स्पेक्ट्रम कैसे होता है, 0 से लेके 100 तक हो सकता है। आपने डाला हेडेक, तो आपको ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, सिंपल माइग्रेन भी हो सकता है, और सिंपल एग्जॉशन या डिहाइड्रेशन का भी हो सकता है। अब आपको नहीं पता आप कहाँ हैं, वो डॉक्टर ही बताएगा आप किस स्पेक्ट्रम में फिट करते हो। मैम, जहाँ तक कि हम बात करें गायनेकोलॉजी की, क्या पहली बार कब किसी को गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज द राइट टाइम और द फर्स्ट टाइम समवन शुड गो विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, और क्या सवाल पूछने चाहिए जाके? क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा एक ट्रेंड है कि यू विल ऑलवेज गो टू द डॉक्टर जब आपको कुछ हो जाए, होने से पहले कि क्या करें, वो प्रिवेंटिव केयर हम नहीं करते हैं, ज्यादा होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो व्हाट इज द राइट टाइम टू विजिट अ? ये एज के हिसाब से होता है। हमेशा कभी भी डॉक्टर के पास आने का, हमारे स्पेशली अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, तो इट डिपेंड्स ऑन एज। अगर आप प्यूबर्टी एज ग्रुप में हैं, आप 15 साल के हैं, आपको पीरियड नहीं शुरू हुए, आपको जाना चाहिए। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अभी आ जाएंगे, 1-2 साल और वेट करें। हो सकता है आपके यहाँ कुछ यूट्रस ही नहीं बना हुआ हो, ओवरी नहीं हो, या कुछ किसी और तरह का सिंड्रोम तो नहीं हो, ये सबसे कॉमन तो हो गया। सेकंड ये है कि अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, लोग हाइड करते हैं, हो जाएगा इस महीने तो ठीक है, नेक्स्ट महीने फिर देखेंगे, उस कंडीशन में नेवर टेक इट लाइटली, यू शुड कम। पोस्ट मेनोपॉज की बात करूं, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीड अगर स्पॉटिंग हो गई, आपका पीरियड 1 साल हो गया बंद हो गया, बट आपकी स्पॉटिंग हो गई, आप इसे लाइटली मत लो, क्योंकि
ब्लीडिंग होना थ्रू वजाइना कंसिडर नॉर्मल कि मंथली आएगा, बट अगर आपका 1 महीना 1 साल नहीं आया है और उसके बाद आपको स्पॉटिंग हुई है, दिस इज मैंडेटरी टू गो टू अ डॉक्टर. सो ये सेगमेंटल है. अब नाउ शादी हो गई, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है इंडिया में. प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, यू शुड गो टू अ डॉक्टर कि हम प्लान कर रहे हैं, अभी हमारा वहाँ पहुँचे नहीं है. तो सी हमारी फील्ड ना क्यूरेटिव तो है ही, उससे पहले प्रिवेंटिव भी है. वी प्रिवेंट लॉट मैनी थिंग्स. जैसे अगर प्री कंसेप्शन काउंसलिंग पे आप आ रही हो तो दोनों कपल्स को एक तरह से इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, कोई फैमिली में ऐसी बीमारी तो नहीं रन कर रही है. आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग आजकल के कपल्स बहुत करते हैं, उसको स्टॉप करें. तो कुछ कुछ ऐसी एडवाइस हम लोग देते हैं. ओवरऑल एक बार स्क्रीनिंग हो जाती है आपकी बॉडी की, देन गो अहेड. तो ये ऐसा होता है. एक बहुत कॉमन चीज़, जैसे पीरियड शुरू हुए छोटे बच्चियों के, सिवियर पेन है, तो घर वाले क्या करते हैं, मेडिसिन भी नहीं देते हैं, स्कूल छुड़ा देंगे, घर में बैठ जाओ 2 दिन के लिए. वो बच्चों के लिए बड़ा नेगेटिव होता है. और पीरियड में सिवियर पेन होना जिसके कारण किसी बच्चे का स्कूल छूट रहा है, डोंट टेक इट लाइटली. शी मे बी हैविंग एंडोमेट्रियोसिस. सो ये मैंने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन अपना जो लाइफ का जो पार्ट होता है उसके हिसाब से बताया. एंडोमेट्रियोसिस आपने बोला, ये क्या होता है, आप बताएंगे थोड़ा? एंडोमेट्रियोसिस का हिंदी में कुछ नाम नहीं आया है अभी तक. जी. सो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली क्या होता है, जब पीरियड्स आते हैं तो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है वो ब्लीड करती है, और ये नेचुरल प्रोसेस है. एंड दैट जो ब्लीड है, ब्लड है, वो विजाइना के थ्रू बाहर आ गया. सो दिस इज कॉल्ड पीरियड्स. सेम लाइनिंग मान लीजिए अगर आपके एब्डोमेन में है, अंदर, मतलब यूट्रस के बाहर, ओवरी के ऊपर है, या पेट के अंदर जो एक लेयर होती है जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, उसके अंदर है, तो जब आपके पीरियड आएंगे तो ये लाइनिंग भी ब्लीड करेगी. तो ये ब्लीड करेगी, इसको आउटलेट नहीं मिल रहा. तो अगर ओवरी में है, ओवरी के अंदर ब्लीड कर रही है, तो वहाँ सिस्ट बना लेगी जिसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं. एंड नाउ ये जो कंडीशन होती है, ये वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी होता है. और इसमें इतना सिवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है कि कुछ लड़कियां तो कहती हैं कि हम सुसाइड कमिट कर लें, या हमारा यूट्रस निकाल दो, या ओवरी निकाल दो, वी डोंट वांट दिस सिस्टम. सो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस जो है क्योरेबल है, प्रोवाइडेड पेशेंट हमारे पास बहुत अर्ली फेज में आए. अर्ली स्टेज में इसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1, 2, 3, 4. ग्रेड 1 में है तो हम वहाँ अरेस्ट कर लेंगे उसको. ग्रेड 4 में यूजुअली पेशेंट हमारे पास आते हैं. मैम, पीरियड्स को लेके ऑलमोस्ट एवरी वुमेन एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स हैव हैड इश्यूज, और हमारा एक जो समाज है उसमें थोड़ा एक टैबू भी माना जाता है, आज भी माना जाता है इवन इन द 21st सेंचुरी, की इसके बारे में बात नहीं करनी है या खुल के बात नहीं करनी है. क्या कॉमन मिथ्स हैं पीरियड्स को लेके जो आप क्लियर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के? एक तो ये मिथ है कि पीरियड आ गया तो आराम करना है, क्योंकि आपको ये नहीं छूना क्योंकि आप अनटचेबल हो गए हो. ये बहुत बड़ा मिथ है. ओल्डर टाइम में ऐसा होता था, बट उसका रीज़न ये होता था कि इतना पेनफुल सिचुएशन होती थी, प्लस क्या उस समय पैड्स का और इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो कपड़े सॉइल हो जाते थे, तो इसलिए उनको एक सेपरेट बेड दे दिया जाता था कि उस पर रहें. आइसोलेट इसलिए कर देते थे कि कपड़े सॉइल हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. रेस्ट, क्योंकि पहले क्या काम जो होता था, चक्की चलाना, कुएं से पानी खींचना, ज़मीन पे बैठ के खाना बनाना, उठना, बहुत हैवी वर्क होता है, फिजिकली डिमांडिंग वर्क होता था. तो एक कॉन्सेप्ट आया कि रेस्ट करना चाहिए, और आजकल उस कॉन्सेप्ट को इस तरह से कर दिया है कि यू आर अनटचेबल. आप किचन में नहीं जाएंगे, आप मटका नहीं छुएंगे. ये बहुत बड़ा मिथ है. आजकल चेंज हो गया है सारा सिनेरियो. ये कोई भी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं होती है तो उसका ट्रीटमेंट है. जैसे पेन हो रहा है तो आप पेन किलर लेके ऑफिस जा ही रही हैं ना लड़कियां, बच्चे स्कूल जा ही रहे हैं ना. तो इसलिए वो ये जो मिथ है ना कि आपका पीरियड आ गया, यू आर नॉट सपोज टू गो इन द किचन, वो गलत है. एक नॉर्मल पीरियड क्या होता है, क्या कैसे, मतलब इफ वी वर टू एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स एक नॉर्मल पीरियड क्या होता है तो हम कैसे बताएंगे? ठीक है, नॉर्मल क्योंकि पीरियड आई एम श्योर बेसिकली इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, तो एक नॉर्मल पीरियड को आप कैसे डिफाइन करेंगे? पहले तो समझिए पीरियड होता क्या है. पीरियड इज बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये यूजुअली एवरेज 28 दिन की साइकिल होती है. डे 1 जब पीरियड शुरू हुआ, डे 14 एंड डे 28, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, फर्स्ट 14, सेकेंड 14 हाफ. सो फर्स्ट 14 में क्या होता है, एग बनने का प्रोसेस चलता है, एंड जो अंदर मेम्ब्रेन होती है वो बन रही होती है यूट्रस की लाइनिंग. जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो बेबी का फूड होता है. अगर मान लो 14th डे पे यह एग रिलीज हुआ, 14th डे पे एग रिलीज होता है, एग रिलीज हुआ और फर्टिलाइज हो गया, तो वो यूट्रस में जो लाइनिंग बनी वहाँ जाके इम्प्लांट हो गया. अब ये जो है लाइनिंग, ये बेबी का फूड है. अब मान लीजिए कि नहीं फर्टिलाइज हुआ, तो वो लाइनिंग का क्या होगा,
28 डेज तक वो वेट करती है लाइन कि भाई कभी इम्प्लांट हो जाए। इम्प्लांट 21 डेज तक इम्प्लांट हो सकता है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जो प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, P4 प्रोजेस्टेरोन, P4 प्रेगनेंसी हार्मोन, वो विड्रॉ हो जाता है। तो जब वो विड्रॉ हो जाता है तो इस मेम्ब्रेन को सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये मेम्ब्रेन जो ब्लीड करके वजाइना से बाहर आ जाती है, जिसको अपन कहते हैं कि खराब है, गंदा है, वो बेसिकली बेबी का फूड है। हम इस दुनिया में उसी को लेकर के बने हैं शुरू से। तो दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। नाउ अब ये जो ब्लीडिंग शुरू हुई, ये टाइमिंग्स होते हैं इसके, एवरेज डेज ऑफ फ्लो होते हैं 5 डेज के, बट कई बार देखा जाता है किसी के 3 दिन पीरियड आते हैं, किसी के 7 दिन आते हैं। पेशेंट कई बार आते हैं, मैम हमारे 2 ही दिन पीरियड आते हैं, पर 2 डेज से लेके 7 डेज तक अगर आपके पीरियड आ रहे हैं, दैट इज नॉर्मल। ये तो एक हो गया। इसके बाद अगर 7-8 दिन से ज़्यादा चल रहे हैं या एक ही दिन पीरियड आ रहा है, ये हो गया एबनॉर्मल। इसमें आपको डॉक्टर के पास आना है। दूसरा, अब जो इसका क्राइटेरिया होता है फ्लो का, तो जैसे मान लो अगर फ्लो आपका 3-4-5 दिन चल रहा है, एवरेज 2 या 3 पैड आप पर डे ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अगर मान लो आप पर डे एक ही पैड ले रहे हैं या फिर 4-5-6 पैड्स ले रहे हैं विद क्लॉट्स आपकी ब्लीडिंग आ रही है, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। एबनॉर्मल है, यू शुड सी योर डॉक्टर। अब पीरियड से मैम आते हैं पर्सनल हाइजीन पे। हाँ, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या इफेक्टिव स्टेप्स हैं आपके हिसाब से? और आजकल हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, पर्सनल हाइजीन वॉशेस आ गए हैं और कुछ और भी चीज़ें आई हैं। सो आर दीज रियल और आर दीज गिमिक्स? थोड़ा प्लीज बताइए। ये जो इंटीमेट वॉश आए हाँ जी, हैं, हाँ जी, इसको हम लोग नहीं रिकमेंड करते हैं। Okay. वो क्लेम करते हैं कि पीएच मेंटेन करेगा। आप समझिए कि वेजाइनल पीएच 4 होता है, और जो इंडिया में जो नल में पानी का सप्लाई हो रहा है जिससे हम डेली बात नहाते हैं, उसका पीएच 6 to 8 है। सो एनी हाउ इफ यू आर गोइंग टू वॉश योर वेजाइनल एरिया विद दैट वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर देखो आप जो यूज कर रहे हो, पीएच 8 है, दैट ऑल्टर्स योर वेजाइनल पीएच फ्लोरा। पीएच कम होएगा तो फ्लोरा अच्छे होंगे, वेजाइनल फ्लोरा, और अगर पीएच बढ़ जाएगा तो वेजाइनल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब उतने से वॉश से क्या फर्क पड़ेगा? यू आर यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हाई पीएच वाटर में, आपने 2 ड्रॉप या 4 ड्रॉप इंटी वॉश या जो भी वॉश यूज़ किया आपने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ हाइजीन कैसे मेंटेन करें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी वेजाइनल डिस्चार्ज या कुछ भी होता है, पेशेंट की एक टेंडेंसी होती है वॉशरूम में जाके वॉश करते हैं, पानी यूज़ करते हैं। Now concept here is that you are not supposed to use water to clean your area repeatedly. I mean repeatedly. Morning में एक बार बात करते हुए bathing time पे जो आपने clean किया, उसके बाद you have to use tissue paper. Toilet tissue paper. Keep the area absolutely dry. Because vaginal infection usually fungal infection होते हैं, और आपको पता है जब भी कहीं पे भी मॉइस्चर होगा, नमी होगा, फंगस ग्रो करेगी। तो जब फंगल ग्रो करने के लिए आपने एनवायरनमेंट बना रखा है तो रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है कीपिंग द एरिया ड्राई, यूजिंग टिश्यू पेपर। एंड टिश्यू पेपर यूज़ करने का भी तरीका होता है, फ्रंट टू बैक आपको वाइप करके एंड थ्रो कर देना है। डोंट टेक इट अगेन, डोंट यूज द सेम टिश्यू पेपर, यू टेक अनदर प्लाई ऑफ द पेपर एंड देन ड्राई इट। ये इंपॉर्टेंट है। मैम फंगल इन्फेक्शंस की आपने बात करी, तो फंगल इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए और क्या मेजर्स हम ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कीपिंग द एरिया ड्राई? और क्या तरीके हैं? 2 तरीके से इसको मैं डिवाइड करूंगी, एक सेक्सुअली एक्टिव फीमेल और एक नॉन एक्टिव फीमेल। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल में फंगल इन्फेक्शन का अनदर कॉज होता है इंटरकोर्स। सो अगर आपको रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शन हो रहे हैं, यू शुड यूज़ कॉन्डोम, बैरियर मेथड यूज़ कीजिए फॉर प्रिवेंशन। सेकेंड चीज़ है कि आपको अपने खाने में प्रोटीन डाइट बहुत लेनी है, आपको इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो बेसिलाई अपने वेजाइना में होते हैं वो अपने दही और छाछ में होते हैं, तो आप कर्ड एंड छाछ अपने खाने में बहुत ज़्यादा लीजिए। सो ये तो हो गया नेचुरल तरीके से करना। जो नॉन सेक्सुअली एक्टिव पेशेंट्स हैं, वो बेसिकली स्कूल गोइंग बच्चियाँ होती हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है इम्यूनिटी। सो उनके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है वेजाइनल रिकरेंट इन्फेक्शन होने का। 2 थिंग्स अगेन, दे डोंट कीप देयर एरिया ड्राई, वो वाटर से वॉश करते हैं बहुत बच्चे, और दूसरा है उनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनको ज़्यादा वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं। मैम आप बात करते हैं थोड़ा फर्टिलिटी इश्यूज को लेके, तो आजकल की जो लाइफस्टाइल है हमारी जनरेशन की, लेट नाइट आउट्स, थोड़ा लेट सोना, नींद कम लेना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना,
सो इन सब तरीकों को किस तरह अवॉइड किया जाए, और क्या ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं, और बिल्कुल। डालते हैं तो कितना डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। आजकल लड़कियों में एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, प्रोफेशनल हैं, करियर ओरिएंटेड है, राइट। बहुत अच्छी चीज़ है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मस्ट। आपको अपना वर्थ भी जाननी चाहिए। ऑल 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 सेड एंड डन, ये जो चीज़ है ये कॉस्ट कर रही है आपके साथ, इनफर्टिलिटी को बढ़ावा दे रही है। उसका रीज़न क्या है? एक तो स्लीप हाइजीन बहुत पुअर है। ऑफिस से आएंगे थके हुए हैं, लेट सोते हैं, थके हुए डिस्पाइट ऑफ, है ना, ध्यान दीजिए इस पे, थके हुए हो आप, फिर भी आप फिर भी लेट आप सो लेट रहे सो हो और लेट उठ रहे हैं, तो आप सनराइज देख ही नहीं रहे हो। हम्म। आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स बनते हैं, जैसे 4 बजे आपके जो हॉर्मोन्स सीक्रेट होने चाहिए, जिस समय आप यूजुअली देखो पुराने टाइम में लोग 4 बजे उठते थे ना, हाँ। उसका एक था, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती थी, वो अपने आप उठते थे। हम्म। ये 4 बजे जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो आपको उठाने की कोशिश करते हैं, उठाते हैं, उस समय वो मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं, और वो आपके फर्टिलिटी से रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली फीमेल्स में अगर मैं कहूँ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बनने में बहुत हेल्प करते हैं, तो वो पार्ट हम मिस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ने से आपका अगेन स्ट्रेस तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें उसमें देख रहे हो, इतनी सारी नॉलेज आ रही है, यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद पीपल जिनको तुम देख रहे हो उसके अंदर। वो स्ट्रेस का कॉज तो है ही, साथ में आपका अगेन ये भी एसोसिएटेड है पुअर स्लीप हाइजीन। स्क्रीन वो रील को स्क्रॉल करते करते लोग सोते हैं आजकल, तो वो भी दिक्कत का काम है। नाउ अगर जैसे मैंने बोला कि आप वर्किंग हैं, तो घर पे आओगे थके हुए हो, खाना नहीं बनाओगे, पर रील देखोगे, खाना नहीं बनाओगे, खाना आएगा कहाँ से? बाहर से। बाहर से। खाना कैसा होता है? वो कितनी तरह के पेस्टिसाइड्स हैं उसमें, ऑयल कितना है, कार्ब भी तो होता है उसके अंदर। मान के चलिए प्रोटीन डाइट एक्सपेंसिव होती है इन कंपैरिजन टू कार्ब्स एंड फैट। जो अपन बाहर से खाना मंगाते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा, वो जो खाना बाहर से मंगाते हैं आप, वो कार्ब्स एंड फैट से लोडेड होता है। सो आप वो खा रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी को, बहुत कम ज़रूरत है। आपको अगर अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है, तो आपके खाने में 50% खाना आपके नेचर की किचन से आना चाहिए। मतलब पेड़ पौधों से निकला हुआ डायरेक्ट अनकुक्ड होना चाहिए। सो अगर आप वो 50% अपनी डाइट में रखेंगे, तो आपकी हेल्थ कहीं नहीं गई। देन यू कैन ईट समटाइम्स वंस इन अ वाइल, जंक फूड कभी भी खा सकते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं बताऊंगी यहाँ पे। थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज। फिजिकल वर्क बचा ही नहीं है, सिटिंग जॉब हो गई है, तो उससे जॉइंट पेन, बॉडी पेन, है ना, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। स्ट्रेंथ नहीं बचती है, टायर्डनेस बहुत हो जाती है। इवन कपल्स आजकल मेरे पास ऐसे आते हैं जो इंटरकोर्स भी नहीं करते, मैम टाइम नहीं है, एंड दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दे वांट बेबी। सो आपको इंटरकोर्स करने का टाइम नहीं है, बेबी कैसे होगा? तो वो एक फैक्टर है कि आपकी लाइफस्टाइल तो दुरुस्त करनी पड़ेगी। फर्टिलिटी बहुत फर्क पड़ रहा है। आप देखिए एवरी नुक एंड कॉर्नर यू विल सी आईवीएफ सेंटर। कोई ऐसे अगर वो पनप नहीं क्यों आ रहे हैं, अगर वो उनको कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही है आईवीएफ सेंटर से, तो क्यों खुलेंगे इतने? कहीं ना कहीं से वॉल्यूम आ रहा है ना, क्योंकि ये जनरेशन हमें हेल्प कर रही है। सो लाइफस्टाइल बहुत सही करने का टाइम आ गया है, वक्त है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है मैम, कि इज देयर अ बायोलॉजिकल क्लॉक फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट? क्या 30 के बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं? आर दीज मतलब इज दिस ट्रू? यस, बायोलॉजिकल क्लॉक अगर हम देखें तो सबसे अच्छा टाइम होता है माँ बनने का, वो होता है 23 साल से लेके 26 साल तक। ओके। बेस्ट टाइम। और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं अपने ओपीडी में बताऊं, अगर 100 पेशेंट्स आते हैं, इनफर्टिलिटी के 25 पेशेंट होंगे, उसमें से 25 पेशेंट्स में से इस एज ग्रुप का इक्का दुक्का कभी पेशेंट होगा। 23 से 26 का? नेवर। मैं सरप्राइज होती हूँ इनके बेबी क्यों नहीं हुआ, बिकॉज हमारे कई बुक में भी नहीं मेंशन है कि इस एज ग्रुप में इनफर्टिलिटी इतनी कॉमन है ही नहीं, बहुत रेयर है। होगा तो जैसे इंडिया एक ट्यूबरक्लोसिस वाला देश है, टीबी के कारण आपकी ट्यूब जरूर ब्लॉक होंगी अगर इस एज ग्रुप की इनफर्टिलिटी आई है, तो हमारा सीधा दिमाग जाता है कि इनका ट्यूब ब्लॉक होगी, इसलिए ये कंसीव नहीं कर रहे हैं इस एज ग्रुप में, पर वो एक बीमारी है उसको, है ना। बाकी के जो हमारे इनफर्टिलिटी के पेशेंट है बियॉन्ड 30 ईयर्स वाले, उनको कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, हेल्दी हैं, और तो बच्चा अच्छा कमा खा रहे हैं, ओबीस हैं, मोटी हैं, लड़कियां काफ़ी मोटी हैं, पीसीओडी बहुत कॉमन है उनमें। तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इज ओवेरियन डिसफंक्शन। सो जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, पीसीओडी तो है ही, दूसरी चीज़ है एएमएच वैल्यू डाउन होती जाती है। एएमएच इज फर्टिलिटी इंडिकेटर। ओके। तीसरी चीज़ जो है ना, पुअर क्वालिटी एग बनता है।
AMH डाउन है, चलो एक एग बन गया, जो एग बना, मान लीजिए 35 की एज पे आप प्लान कर रहे हैं, AMH डाउन है, जैसे तैसे करके मेडिसिन से एक एग बन गया, वो एग फर्टिलाइजेशन के लिए जा रहा है बट उसकी क्वालिटी पुअर है। वाई? बिकॉज आपकी जो ओवरी है एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी है अब। सो एनवायरमेंटल एक्सपोजर के कारण इनमें जेनेटिक डिफेक्ट आने लगते हैं, डिलीजन, माइक्रो डिलीजन, ये सब चीज़ें होती हैं एग में। एग इज ए सिंगल सेल दिखती भी नहीं है, उस पर इतना इफेक्ट आ रहा है इसका, और स्ट्रेस का इफेक्ट होता है, कॉर्टिसोल, स्टेरॉयड हार्मोन्स बॉडी में बनने लगते हैं, वो क्वालिटी को पुअर कर देते हैं एग की। सो पुअर क्वालिटी का एग फर्टिलाइज नहीं होगा, बाई चांस हो गया तो अबॉर्शन में जा सकता है। सो एज के हिसाब से अबॉर्शन रिस्क भी बढ़ते हैं। जैसे 35 की एज पे अगर मैं कहूँ तो आउट ऑफ 100 35 अबाउट होंगे, 40 की एज पे आउट ऑफ 100 50 अबाउट होंगे। ये नेचर की बनाई हुई चीज़ है, तो अबॉर्शन रेट भी बढ़ गई। प्लस एज के साथ प्रेगनेंसी जैसे जैसे अहेड जाएगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जाते रहते हैं। इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, डायबिटीज़ यूजुअली 35-40 पे आ जाती है सरफेस पे, वो बात अलग है, हम वो नहीं कर पाते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते। एनुअल हेल्थ चेक कितने लोग कराते हैं? कभी 60 साल की फीमेल किसी कंप्लेन से मेरे पास आती है, मैं शुगर कराती हूँ, तो कहती है अरे मैडम अभी तक तो नहीं थी, अभी तक तो नहीं थी। आपको कैसे पता? आपने कभी टेस्ट कराया क्या उसका? नहीं ना। आप शायद 30 साल पे कराती तो शायद ये हिंट मिल जाता कि आपको 60 साल पे डायबिटीज़ होगी, राइट? सो डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये दो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। एडवांस मैटरनल एज पे ये सरफेस पे आ जाती हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट करते हैं। अपार्ट दैट जेनेटिक प्रॉब्लम्स, डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है। जैसे जैसे एजिंग होगी, डाउन सिंड्रोम के चांसेस बेबी में बढ़ते जाएंगे। ऐसे मैम, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक वर्ड आपने यूज किया, व्हाट इज हाई रिस्क प्रेगनेंसी? किस प्रेगनेंसी को आप क्लासिफाई करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी? इसको दो तरह से करते हैं। प्री प्रेगनेंसी रिस्क क्या है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या आ गए। प्री प्रेगनेंसी रिस्क में देखो ऐसे आएंगे, कार्डियक डिजीज है किसी के, हार्ट वेल्व में प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज है, किडनी प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर पेशेंट है। ये तो जो चीज़ है ना, जैसे क्रॉनिक लंग डिजीज होती हैं, है ना, वो उनमें पहले से ही हमें पता है। और या प्री प्रेगनेंसी डायबिटीज़ है, ये जो चीज़ें होती हैं ये तो हाई रिस्क, या हाइपर टेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये तो मुझे प्रेगनेंसी से पहले ही पता है। मुझे पता है इसको मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगी, बट मुझे इस प्रेगनेंसी को आगे लेके जाना है बहुत ही ध्यान देते हुए, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है, सो आई कैन करेक्ट दिस थिंग। सेकेंड, अगर मैं कहती हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक 12 वीक्स पे हम सोनोग्राफी कराते हैं। वो सोनोग्राफी फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से अगर कराई जाए तो वो मुझे 3 चीज़ों का रिस्क बता देंगे 12 वीक्स पे कि प्रेगनेंसी हाई रिस्क जा सकती है। एक तो प्री एक्लेम्सिया, आपने नाम सुना होगा, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी बढ़ना। सेकंड, प्री टर्म डिलीवरी, जल्दी डिलीवरी होना 28 वीक्स पे, 30 वीक्स पे, मतलब टर्म पे नहीं पहुंचेगी ये, प्री मैच्योर डिलीवरी। एंड थर्ड चीज़ होती है ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, कि बेबी आपका अंदर है, हो सकता है 38 वीक्स पे भी जाए, बट वो टाइम के हिसाब से ग्रो नहीं करेगा। तो देखिए 3 मोस्ट कॉमन हाई रिस्क फैक्टर मुझे आज 12 वीक्स पे अगर पता है तो मैं इस प्रेगनेंसी को लो रिस्क में कन्वर्ट कर सकती हूँ विद प्रिकॉशन, मेडिसिन एंड एवरीथिंग। इन प्रेगनेंसीज को थोड़ा सा हम ज़्यादा अटेंशन भी पे करते हैं, जिस हमें पहले ही पता है कि हाई रिस्क है। और जैसे मैंने बताया, मैं EMR सिस्टम यूज़ करती हूँ, उसमें मैं टैग कर देती हूँ दिस प्रेगनेंसी इज हाई रिस्क, तो वो रेड फ्लैश हमेशा मेरे सामने रहता है, तो मिस नहीं होता कि इस पेशेंट को मुझे स्पेशल ध्यान देना है। मैम, जैसे कपल्स कंसीव करने का ट्राई करते हैं या दे ट्राई गेटिंग प्रेग्नेंट, तो क्या कितना टाइम आपके हिसाब से, अगर सफलता नहीं मिल रही है किसी कपल, तो कितने टाइम तक उनको ट्राई करना चाहिए और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, आपके प्रश्न को मैं इस तरह से भी लूँगी कि व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी, राइट? कई बार कई बार मुझे बहुत फनी भी लगता है कि 30-32 ईयर्स तक तो आपने सोचा नहीं, बेबी नहीं चाहिए, फिर फैमिली प्रेशर आना शुरू हुआ, आपने अपने जॉब को एक तरह से एक जगह पे पहुंचा लिया जहाँ पे आपको चाहिए था ना। अब आपको चाहिए लड्डू की तरह बच्चा, कि जैसे लड्डू मिल जाए खा लो, ऐसे हमें बच्चा चाहिए। 2-3 मंथ्स ट्राई करने पे ही दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैम हमारे बेबी नहीं हो रहा। सो 3 मंथ्स इज अ टू लिटिल टाइम, राइट? इसको ऐसे समझिए, पूरा 1 साल अगर किसी कपल ने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है, स्पेशली 14th डे अराउंड, 28 डेज की साइकिल में आपका जो रिस्की पीरियड है वो 10th डे टू 18th डे के बीच में होता है।
किसी का 16th डे हो सकता है, किसी का 13th डे या 11th डे हो सकता है. सो इस टाइम पीरियड में अगर इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड रहा है, 1 साल आपने ट्राई किया है, फिर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, देन यू आर कंसिडर्ड एज इनफर्टाइल कपल. अदरवाइज यू आर फाइन. 3 months इज नथिंग. ये भी मानिए कि पूरे 12 महीने में कोई ज़रूरी नहीं हर महीने आप फर्टाइल हो सकते हो. अगर आपने उस महीने 10th to 18th डे आपने इंटरकोर्स किया, प्रेगनेंसी नहीं हुई, डोंट गिव अप. क्योंकि पूरे 12 महीने में 3-4 महीने ही ऐसे होंगे जब गुड क्वालिटी एग बनता है, सिस्ट नहीं बनी, एग रिलीज हुआ. सो 3-4 महीने ही हैं. 25% 1 साल में ऐसा टाइम आएगा जब आप प्रेग्नेंट होने के सिचुएशन में होते हो. प्रेगनेंसी के टाइम क्या हेल्थ प्रिकॉशंस लेने चाहिए मैम? प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मैं पेशेंट को फोकस करती हूँ फिटनेस पे. ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं इंडिया में कि प्रेग्नेंट हो तो आपको यू हैव टू ईट फॉर 2, जो मर्जी वो खा लो, लड्डू हलवा ये सब बड़ा कॉमन है. पराठा भूख लगी मम्मी. तो प्रेगनेंसी में पैम्परिंग भी बहुत होती है. फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी को लो रिस्क रखना है, फिटनेस पे ध्यान दीजिए. 12 वीक्स की सोनोग्राफी जब आप डॉक्टर के पास लेके जाएं तो पूछ लेना कि आप अपने एक्सरसाइज या एंटीनेटल योगा ये सब ज्वाइन कर सकते हैं क्या. उस समय अगर प्लेसेंटा की पोजीशन नॉर्मल होती है तो यस, आपको तभी से अपना काम शुरू करना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो है आपकी डक वॉकिंग. हिंदी में बताऊं तो ये पोंछा एक्सरसाइज जो होती है वो कीजिए. वॉक खूब कीजिए. अगर आप कहीं योगा नहीं जा पा रहे या कुछ नहीं कर पा रहे, और अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आप ऑनलाइन एंटीनेटल योगा ज्वाइन कीजिए. सबसे इम्पॉर्टेंट है फिटनेस. अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, आपकी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जाएगी. आपको न तो कहीं इधर उधर पेन होगा, कुछ होगा. और हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी नहीं होती है उनको. डायबिटीज़ एक बहुत कॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फिटनेस अच्छी है, आपकी जेनेटिक है कि आपके डायबिटीज़ है. आप इंडियन ओरिजिन के हैं तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है. आप प्रेगनेंसी हैं तो डायबिटीज़ होने का रिस्क बढ़ जाता है. तो ये 3 वेरी कॉमन कॉज है यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के. तो अगर आप फिटनेस पे ध्यान रख रहे हैं तो आप इससे भी बच सकते हैं. क्या अभी हाल फिलहाल वाले समय में सी सेक्शंस का परसेंटेज बढ़ा है डिलीवरी में? हाँ, इसको मैं ऐसे डिवाइड करूँगी, रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन. रूरल पॉपुलेशन अभी भी बहुत स्ट्रेनस डेली एक्टिविटी करते हैं. आज भी वो लोग खेत में जाते हैं, सामान सर पे उठाते हैं, बहुत गाय भैंसों का काम करते हैं. किचन नीचे ही होती है उनके, चूल्हे पे खाना बनाना. आप देखिए कितनी बार दिन में उनका उठना बैठना, स्क्वाटिंग हो रही है, डक वॉकिंग अपने आप ही नेचुरली हो रही है उनकी. दूसरा, इतनी मेहनत करने के बाद उनकी बॉडी की जो मसल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है. देखिएगा आप, वो घी खूब खाते हैं, पर वो जितनी एक्सरसाइज या जिस हिसाब से लाइफस्टाइल है उनकी, वो जितना घी खाया वो एनर्जी सोर्स है बेसिकली. तो एनर्जी मिलती है उनको सर्वाइवल के लिए. एनर्जी बहुत अच्छा है, गुड सोर्स है फैट. तो उसके कारण से उनको बॉडी की जो फिटनेस होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाती है. अर्बन पॉपुलेशन में, शहरी लड़कियों में देखते हैं हम, झाड़ू पोंछा के लिए मेड आ रही है, घर पे खाना बनाने के लिए मेड आ रही है, कपड़े धोने के लिए. दे आर डूइंग नथिंग, मीन्स फिजिकली दे आर डूइंग नथिंग. और जो जॉब पे हैं तो उनका भी कोई फिजिकल वर्क नहीं है, चेयर पे बैठने वाला काम है. ये एक बहुत बड़ा रीज़न है सिजेरियन सेक्शन का बढ़ने का. रेट बढ़ गए हैं. उनकी ओबेसिटी बहुत होती है. हाई रिस्क प्रेगनेंसी ज़्यादा मिलती हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल. एंड उनकी विलिंगनेस लेबर पेन झेलने की भी नहीं होती है. सो आजकल एक कॉन्सेप्ट है मैटरनल विश. इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन, मैटरनल विश, वी ऑनर दैट. अगर पेशेंट ने कंसेंट ही नहीं दी कि मुझे इंडक्शन चाहिए या नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो विदाउट कंसेंट हम पेशेंट को छू भी नहीं सकते. पेशेंट क्लियर कट अगर इंडिकेशन दे रही है मुझे सिजेरियन ही करना है, इसकी कंसेंट दूंगी, तो वी गो फॉर सिजेरियन सेक्शन, वी ऑनर दैट. बट मैं एक ये बात ज़रूर कहूँगी, आजकल पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी का ऑप्शन आ गया है, जिसे एपिड्यूरल एनाल्जेसिया कहते हैं. तो अगर कोई लड़की डर के मारे, पेन के डर के मारे सिजेरियन सेक्शन कराना चाहती है, तो उसको ज़रूर थॉट देना चाहिए कि देयर इज़ अ modality through which you can deliver your baby vaginally without pain. That is called epidural analgesia. Does it reduce the pain or does it eliminate the pain altogether? 70% to लेके 100% पेन रिलीफ होता है. I delivered my baby under epidural analgesia way back in the USA. Okay. So जब मैंने अपने बेबी को डिलीवर किया, मुझे नहीं पता लेबर पेन क्या होता है.
उस दिन से मैंने ठान लिया था, मैं अपने सभी पेशेंट्स को एनकरेज करूंगी कि आप सफरर मत बनिए। क्यों सफ़र कर रहे हैं जब अपने पास ये चीज़ है? बेबी को कोई हार्म नहीं होता इससे, आपको कोई हार्म नहीं होता, तो व्हाई नॉट टू एंजॉय योर लेबर क्या प्रोसेस। हाउ डज इट वर्क मैम? क्या होता है? ये कोई इंजेक्शन होता है या? हाँ, इसमें क्या है, आपके स्पाइन के अंदर एपी माने ऊपर, ड्यूरल मतलब स्पाइन की कवरिंग, तो स्पाइन की कवरिंग के ऊपर तक नीडल डाल के वहाँ मेडिसिन डाल देते हैं। तो आप स्पाइन को पियर्स भी नहीं कर रहे हैं, आप स्पाइन तक जा ही नहीं रहे हैं। जो स्पाइन से नर्व रूट्स निकल रही है ना, उनके ऊपर दवाई एक तरह से छिड़क रहे हैं आप। तो वो उनकी सेंसेशन जो होती है ना, ब्रेन को जो जा रही है वहाँ ब्लॉक कर देती है। पेन की सेंसेशन आपके ब्रेन तक नहीं जा रही, बट पेन चल रहा है, पेन प्रोसेस हो रहा है, आप नहीं फील कर रहे हो। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, पेनलेस है तो आपके तो कॉन्ट्रेक्शन रोक दिया आपने, तो डिलीवरी तो कैसे होएगी? ऐसा नहीं होता। एक बार लेबर पेन अगर शुरू हो गया तो हमारे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है हम लेबर को रोक दें। ओके। हम आपके पेन को रोक सकते हैं। सो ये बहुत बोन है आजकल के टाइम में, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। मैम, इंडिया में देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द 40 डेज पोस्ट डिलीवरी। तो हर जने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग पेट बांधते हैं, कई गोंद के लड्डू बना के खिलाते हैं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? आर दीज ओनली हाइप्स या कोई इसमें मतलब फायदे की भी बात है, या हाउ डज इट वर्क? या इसको हम लोग जापा पीरियड कहते हैं। 45 डेज का ये माना जाता है। उसका रीजन है, यू शुड बी इन अ रूम, कमरे से बाहर नहीं निकलना है, धूप नहीं लगनी चाहिए, ये सब गलत है, ये टॉर्चर है। आजकल मैं अपने पेशेंट को भी बोलती हूँ अपना जापा टॉर्चर फ्री रखो। पेशेंट के मम्मी, दोनों साइड की मम्मियों को, मम्मी एंड मदर इन लॉ दोनों को मैं एजुकेट करती हूँ कि टॉर्चर मत करो बच्ची को। इसने अभी अभी डिलीवरी की है, लेट हर एंजॉय हर जापा पीरियड। दिस इज माय नोशन फॉर एवरी पेशेंट हु इज डिलीवरिंग विद मी। सो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, अपने यहाँ पे एक कमरे में रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे, सर कवर करके रखोगे, रूम में एसी नहीं चलाओगे, कूलर नहीं चलाओगे, पंखा नहीं चलाओगे, टीवी नहीं देखोगे, मोबाइल नहीं सुनोगे। ये सब चीज़ें मिथ हैं। सर बांध के रखोगे, पेट पे कपड़ा बांध के रखो, नहीं तो पेट निकल जाएगा। पानी कम पीना है कि आपका पेट निकल जाएगा। सो ये सब चीज़ें क्या होती है, आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ले जाती हैं। क्योंकि आजकल की लड़कियां वो नहीं हैं। आप देखिए कितना खुल के, बहुत सारी जगह पे अब ये हो गया है, लड़कियों को जीने देते हैं। आप खुल के जी रहे हो। इवन बहुओं को भी आजकल बहुत अच्छे से रखते हैं घर पर भी। मैं कई बार, मुझे डाउट होता है ये इसकी मम्मी है या मदर इन लॉ है, इतना अच्छा ट्यूनिंग होती है। जैसे ही जापा पीरियड आता है वही मदर इन लॉ या वही मम्मी अपने बहू के लिए, बेटी के लिए स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। अब ये क्यों है, वो भी समझ रही हैं कि ये सब पुराने ज़माने की चीज़ें थी। उनको ये डर रहता है अगर हमने इसको ऐसे नहीं रखा, कल को कुछ हो गया तो आस पड़ोस कह देंगे अपनी बहू को देखो ठीक से नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा इसने जापा में ध्यान नहीं रखा। तो ये कॉन्सेप्ट है जो इनके दिमाग में रहता है। मैं सबको यही कहती हूँ, आप जो मैं कह रही हूँ वैसे रहो, सिर नहीं बांधना, पानी 3-4 लीटर पिलाओगे इसको, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। आप पानी कम पिलाओगे, मिल्क कम बनेगा, यूरिन इन्फेक्शन होगा। रूम का टेम्परेचर सही रखिए, नहीं तो उसमें क्या होगा, आपका रूम का टेम्परेचर सही रखिए, अदरवाइज पसीना आएगा, पसीने में फंगल ग्रो होती है। सिर में पसीना आएगा, बच्चे को फंगस जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा बच्चे को बीमारी क्यों हो रही है। क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना हर तरह का खिलाइए, नमक चाहिए, नमक बंद कर देते हैं किसी जगह पे। नमक आपके बीपी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। तो चक्कर आ रहे होते हैं लड़कियों को कि नमक नहीं दे रहे हैं, गेहूं नहीं खिलाते किसी किसी के घरों में। तो ये मिथ है, ये सब हटनी चाहिए। हम लोग एक डाइट चार्ट देते हैं पेशेंट को, डाइट चार्ट फॉलो करो। पेशेंट का कंफर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। रूम का टेम्परेचर ऐसा रखें जो आपको पसीने नहीं आए, आप कंफर्टेबल हैं। बेबी को एक कपड़ा और एक्स्ट्रा कवर कर दें, दैट्स इट। ओके। आपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात की थी। इसी बीच में एक और बताऊंगी, एक लड्डू बना के खिलाने का भी रिवाज है। हमने तो हरियाणा से 15 किलो लड्डू मंगवा लिया है, 15 किलो घी मंगवा लिया है और उसके लड्डू बना के इसे खिलाएंगे। जैसे मैंने बताया कि रूरल पॉपुलेशन में आप 15 क्या 30 किलो खिलाइए उसको, क्योंकि उनको 1.5 महीने बाद उसी महिला को खेत पे भेजना है और वो खेत पे जाएगी और वो ब्रेस्ट फीड कराती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्लस ये जो अपनी स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, वो उसको 6 महीने में शेप में ले आएगी। आप 15 किलो खा के आप कैसे उस बॉडी को सेटल डाउन करेंगे? 6 मंथ्स पे, 9 मंथ्स पे जो अर्बन क्लास की लड़कियां आती हैं, उनका डील डॉल देखिए आप, लड्डू खा के, उतना ज़्यादा घी खा के
बहुत बेडोल हो जाते हैं। वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव है। आप प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, लड्डू में क्या है, घी है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों आपकी मसल स्ट्रेंथ तो दे ही नहीं रही हैं। आपके खाने में प्रोटीन नहीं है, कैल्शियम नहीं है, आयरन नहीं है, इनके कारण आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। फिर आप क्या कहते हैं आगे, मेरा जब सिजेरियन हुआ था तो स्पाइन में एक नीडल लगी थी, उसके कारण मेरे बैक एक रहता है। बैक एक का रीज़न ये फॉल्टी ईटिंग हैबिट है पोस्टपार्टम, एंड सेकंड फॉल्टी पोस्चर है जिसमें आप बैठ के अपने बेबी को फीड करा रहे हैं, झुकते जाते हैं बच्चे के ऊपर। वी डोंट हैव दैट आइडिया कि कैसे बैठना है। सो लैक्टेशन काउंसलर आजकल आ गए हैं, वो लोग इस चीज़ में तो हेल्प करने लगे हैं। कुछ फैमिली मेम्बर समझते हैं कि इनको क्या खिलाना है, जो हम डाइट चार्ट देते हैं फॉलो करते हैं। उनको मैंने बैकएक की कंप्लेन करते मैंने नहीं देखा। बैकएक की कंप्लेन करते वही आता है जिसने खूब लड्डू खाए हैं। ओके, क्या ब्रेस्ट फीडिंग भी एक वेट लॉस का जरिया होता है? बहुत अच्छा। ओके, ये तो भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है। आपने जो वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया, सेंसिबल वेट गेन, आई विल से, जी, ऐसे नहीं कि 25 किलो गेन कर लिया। सेंसिबल वेट गेन एक एवरेज फीमेल के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 10 kg होता है। जैसे ही डिलीवरी हुई आपका 6-7 किलो तो आउट, बेबी, प्लेसेंटा, वाटर सब आउट, प्लस आपकी बॉडी में जो फ्लूइड इकट्ठा था वो सब आउट। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वेट है 3-4 kg, वो आपके 6 मंथ्स की फीडिंग में निकल जाएगा, फैट बेबी के मिल्क में जाके। आपको घी लड्डू खा लोगे तो डिपॉजिट ही होएगा, एक्स्ट्रा है वो। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से कैसे डील करें? क्या ऐसे फैक्टर्स हों जिससे पोस्ट डिलीवरी मदर्स खुश रहें? एक तो ये जो मैंने बताया, जापा पीरियड में टॉर्चर मत कीजिए, टॉर्चर फ्री कीजिए उसको। जी, दूसरा, आपके स्पाउस का सपोर्ट। किसी किसी घरों में मैंने देखा है 1.5 महीने तक हस्बैंड को पास भी नहीं जाने देते हैं। वी आस्क पेशेंट, एजुकेट करके भेजते हैं, नो इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्स्ट 45 days, दैट्स फाइन, बट उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए अपने हस्बैंड का। सो मैनी टाइम्स बेबी को संभालते संभालते आपको एक हस्बैंड के साथ एक फैमिली टाइम चाहिए होता है, वो लैक करता है स्पेशली इन इंडियन फैमिली। सो स्पाउस का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है, लेट हर डू व्हाट शी वांट्स टू डू। उस पे आकर के ये नहीं बोलो तुम्हें फीड नहीं कराना आ रहा, तुम्हें डायपर नहीं चेंज करना आता, तुम्हें बेबी नहीं होल्ड करना। उसको बार बार नेगेटिव कमेंट मत दीजिए, हेल्प कीजिए, सपोर्ट सिस्टम जनरेट कीजिए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पोस्टपार्टम ब्लू जाने का। उसको कहने का मौका दीजिए वो क्या फील कर रही है, क्योंकि कई बार पेशेंट बैठे बैठे ही रोता रहता है बिना फॉर नो रीज़न। 15 दिन तक अगर ये चलता है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि ये तो सबको होता है, ये तो नाटक कर रही है। उसको ऑब्जर्व कीजिए और डॉक्टर के पास लेके जाइए। बिकॉज क्या होता है, पोस्टपार्टम ब्लूज जो होते हैं वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड देन वो सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। समटाइम्स ये मदर अपने बच्चे को भी मार सकती हैं इस लेवल तक, और खुद को भी हार्म कर सकती हैं। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैम, आप थोड़ा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ अ वेरी बिग बूमिंग मार्केट इन इंडिया, एज वी कैन ऑल सी। जहाँ भी जाते हैं वहाँ बोर्ड्स लगे होते हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक, फर्टिलिटी सेंटर्स का। तो व्हाट एग्जैक्टली इज IVF एंड व्हाट आर द अदर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स दैट आर देयर इन द मार्केट? इसको मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड करती हूँ। IVF तो लास्ट रिजॉर्ट है, जब सब कुछ फेल हो गया। फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे मैंने बताया, पहले इनफर्टिलिटी की परिभाषा को समझें। इनफर्टिलिटी 1 साल तक आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया, नहीं प्रेगनेंसी हुई, देन यू गो टू अ डॉक्टर। डॉक्टर आपको, डोंट गो टू इनफर्टिलिटी ट्रीटिंग डॉक्टर डायरेक्टली IVF सेंटर। सिंपल किसी भी रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट, जो फैमिली गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके पास जाइए, बेसिक वर्कअप करने दीजिए, फाइंड आउट करने दीजिए। कई बार मुझे ऐसे कपल्स भी आते हैं जो इंटरकोर्स ही नहीं कर रहे हैं, दे वांट बेबी, वो नहीं कर पा रहे हैं, कोई रीज़न है। तो पहले आप कुछ रीजंस जो हैं उनको सेग्रीगेट करने दीजिए कि आपको कौन सा वाला ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट है, या आपको कौन सा वाला ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाए। सो फर्स्ट स्टेप में तो सिंपल ट्रीटमेंट होता है। सारी चीज़ें रूल आउट करने के बाद हम ओवुलेशन इंडक्शन एक चीज़ होती है, मतलब एग बनाना। फिर उस एग को फॉलो करते हैं, फॉलिकुलर को, कि कब बन के ये तैयार हुई है। जब एग बन के तैयार हो जाता है, सिंपल इंजेक्शन लगाते हैं कि अब आज एग रिलीज हो रहा है, नाउ यू हैव इंटरकोर्स। ये तो होता है सिंपलेस्ट फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे आते हैं हम कि अगर मान लो हमने मेडिसिन दी, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं ट्यूब तो नहीं ब्लॉक है। मीन्स मेल फैक्टर फीमेल फैक्टर सब आउट हो गए, कहीं ट्यूब्स तो नहीं ब्लॉक हैं जो एग और स्पर्म को नहीं मिलने देती। तो ट्यूब टेस्टिंग के टेस्ट होते हैं। ट्यूब्स अगर टेस्टिंग देखा हमने ब्लॉक हैं,
खोलने की कोशिश करते हैं लेप्रोस्कोपी से, खुल जाती हैं तो नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस कितने बढ़ा दिए आपने। और अगर नहीं खुलती है, यही अगर ट्यूब ब्लॉक है, देन यू हैव टू गो फॉर IVF। सो अगर ट्यूब ब्लॉक है या कुछ ऐसी चीज़ है कि आपके एग ही नहीं बन रहे हैं, एग बनेगा तो ही तो ट्यूब के थ्रू यूट्रस तक पहुंचेगा, एग ही नहीं बन रहे हैं, या मेल फैक्टर है कि आपके स्पर्म्स ही नहीं बनते, तो ये 3 तरीके से हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। ओवुलेशन फेलियर हो गया, स्पर्म नहीं बन रहे हैं, एंड ट्यूब ब्लॉक है। 3 मेजर कॉज हो गए IVF के। अगर ये 3 प्रेजेंट है, देन यू हैव टू गो फॉर IVF। नहीं तो एक मिडिल पाथ और होता है, जैसे IUI कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने देखा ट्यूब ओपन हो गई है या ओपन थी, ड्यूरिंग सर्जरी वी फाइंड आउट, या और भी मॉडलिटीज होती हैं, पता है कि ट्यूब ओपन है, देन वी गो फॉर IUI कि भी ट्यूब भी ओपन है, एग भी बन रहा है, स्पर्म भी है, तो अगर नहीं हो रही है प्रेगनेंसी, लेट्स बाईपास फ्यू फैक्टर्स जो अभी हमें पता नहीं है। तो व्हाट वी डू इन दैट, सीमन को फिल्टर करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके, बेस्ट स्पर्म्स जो होते हैं, मोटाइल अच्छे गुड क्वालिटी स्पर्म्स जो होते हैं, उनको पतली सी सिरिंज में लेके IUI कैथेटर से यूट्रस में डायरेक्ट स्पर्म्स को डालते हैं। नाउ IVF क्या है बेसिकली, जैसे आपके एग नहीं बन रहे थे तो हाई डोज ऑफ मेडिसिन देके एग बनाते हैं, एग को सबको रिट्रीव करते हैं थ्रू वेजाइना, फिर एक पेट्री डिश में लेके उसमें स्पर्म मिक्स करते हैं, और अगर स्पर्म आपके नहीं है, मान लीजिए 1 मिलियन स्पर्म है जिस पे प्रेगनेंसी होने के चांसेस नेचुरल बहुत कम होते हैं, तो उसमें से एक स्पर्म से भी एग को फर्टिलाइज किया जा सकता है, जिसको ICSI कहते हैं। साइंस यहाँ तक एडवांस हो गई है, तो वो जो बेबी है वो आपके पेट्री डिश में बन रहा है, इसलिए इसको किसी टाइम पे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाते थे। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो मतलब बॉडी से बाहर, इन वाइवो मतलब बॉडी के अंदर, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके अब ये जो एम्ब्रियो बना इसको ट्रांसफर करते हैं यूट्रस के अंदर। दिस इज IVF। From ways to getting pregnant, we'll move on to ways to not get pregnant. हाँ, हम बात करेंगे अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। आपके हिसाब से कोई परफेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, इज देयर अ परफेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इन द मार्केट? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, क्या हर इंसान या हर फीमेल के बॉडी नीड्स के हिसाब से अलग कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिस्क्राइब होना चाहिए, या फिर जनरली ये होता है कि मेरी फ्रेंड ने वो लिया था तो मैंने भी वही ले लिया? इज दैट द राइट अप्रोच, और शुड वी ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर? No, you should always consult a doctor. Why? Because अलग अलग एज कैटेगरी के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड बदल जाता है। सो अगर मान लो आप यंग हैं एंड लेट्स सी 21, 23, 25 ईयर एज के हैं, तो आपकी इस एज ग्रुप पे बेस्ट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। द इशू विद दिस पिल इज दैट कि आप भूल जाते हो इसको लेना। सो उसके लिए अगर आपकी कॉम्प्लायंस अच्छी है तो यू कैन गो फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब इसको ऐसे तो मार्केट से खरीद सकते हो, ठीक है, बट यूजुअली ये जो पिल्स होती हैं आजकल जो आ गई हैं, बहुत सारी मार्केट लोडेड है विद OCPs, बट ये हम बहुत सारी बीमारियों में काम में लेते हैं। कई बार जैसे किसी पेशेंट को हमने किसी और बीमारी के लिए दिया तो वो साइक हो जाता है, आपने तो OCP दे दी हमको, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। देखिए फीमेल की कोई सी भी मेडिसिन आएंगी हार्मोनल, वो 21 दिन की ही होगी, पैकेट 21 दिन का ही होगा, क्योंकि हमें आपकी साइकिल 28 दिन की ही रखनी होती है, बट उनमें कंपोजिशन जो होता है वो बदल जाता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए जो आजकल आ गए, क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए देना है हमको, तो लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आए हैं, उनके मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो यू कैन गो फॉर दैट लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो लो डोज काम नहीं करेगी, सो आपको हायर डोज ऑफ अमाउंट का OCP देना पड़ेगा। सो इसीलिए इसको एक बार को डॉक्टर से एक बार आप पूछ लें कौन सा आपके लिए सूट करेगा। प्लस क्या कई बार हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है, जैसे आपकी कोआगुलेशन प्रोफाइल डिरेंज है तो हम उसमें OCP नहीं देते, क्योंकि ये कोआगुलेशन करती है। आपके बहुत सीवियर माइग्रेन है, एपिलेप्सी है, इन पेशेंट्स को हम लोग अवॉइड करते हैं, OCP नहीं लेनी चाहिए। नाउ जो सेकंड सेगमेंट है, जो मिडिल एज होते हैं, जिनकी डिलीवरी हो गई है, फैमिली कंप्लीटेड है, उनके लिए बेस्ट होता है कॉपर टी। आपने सुना होगा इसके बारे में। सो कॉपर टी इज बेसिकली एक डिवाइस होता है जो सीधे यूट्रस में डाल देते हैं, फिर जो मेम्ब्रेन जो बेबी का फूड बनाती है, जो मेंस्ट्रुएशन में ब्लीड करती है, उस मेम्ब्रेन को ये इम्प्लांटेशन के अगेंस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है,
क्योंकि वो पड़ी हुई है, उसने उसको उसका जैसे डेवलप होना चाहिए उसको नहीं डेवलप होने देती है। पीरियड आपको मंथली आते हैं इससे, बट वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगा। एक तो फॉरेन बॉडी बड़ी हुई है, दूसरा वहाँ के एनवायरनमेंट को इसने चेंज कर दिया है क्योंकि फॉरेन बॉडी है, तो इसलिए इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी होती है। सो जो मिडिल एज वगैरह जो होते हैं उसके लिए हम Is copper T and IUD same or different? हाँ, इंट्रायूट्राइन डिवाइस Okay. 2 तरह के होते हैं। एक कॉपर टी, सेकंड पे मैं आ रही थी अभी, जिसको कहते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस हार्मोनल, अच्छा। जो जैसे अपने मोस्ट कॉमनली जो मिलता है उसको मिरेना कहते हैं, मतलब ब्रांड नेम है मिरेना। तो वो भी यूज़ किया जाता है, वो पर वो अब किस कंडीशन में, जैसे मान लो मिडिल एज फीमेल है, फैमिली कंप्लीट हो गई है, बट पीरियड्स बड़े इरेगुलर हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है। इस एज में हम लोग जैसे लेस देन 40 पे हम लोग हिस्टेक्टमी प्रेफर नहीं करते, जहाँ ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की लगता है कि करना पड़ेगा, उन कंडीशन में हम ये हॉर्मोन्स वाला आईयूडी अंदर रखते हैं यूट्रस के अंदर। सो ये हार्मोन वाला क्या होता है, आपका 6 मंथ्स के बाद 80% केसेस में पीरियड ही बंद कर देता है। अब मैं अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करूं तो वहाँ पे कॉपर टी ना यूज़ करके एवरीबडी इज़ यूजिंग मिरेना, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, वो उनका एजुकेशन लेवल इतना अच्छा है कि अगर मैं बोलती हूँ कि आपका मेनोपॉज नहीं हो रहा, पीरियड बंद हो रहा है, तो यहाँ इंडियन फीमेल के डाल दो पीरियड बंद हो जाए, उसको लगेगा मेनोपॉज हो गया मेरा। तो वहाँ उनको पता है ये मेनोपॉज नहीं है, आपकी ओवरी फंक्शनल है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीरियड रोके हैं आपके। दे प्रेफर दैट क्योंकि दे आर वेरी एक्टिव, फिजिकली भी बहुत एक्टिव होते हैं वो लोग, बहुत जिम जाना और स्विमिंग वगैरह इन सब में बहुत रहते हैं। तो जब फैमिली कंप्लीट हो गई, पीरियड चाहिए आपको बेबी के लिए, जब फैमिली कंप्लीट हो गई तो यू कैन ऑप्ट फॉर हार्मोनल आईयूडी रादर देन कॉपर टी के। बट ठीक है, दोनों हम 5-5 साल के लिए डालते हैं, 5 एवरी 5 years यू हैव टू रिप्लेस इट। नाउ जो थर्ड चीज़ है, जैसे मान लो 40s के बाद, ऐसा नहीं है कि आपकी 40-50 पे प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आपके पीरियड आ रहे हैं तो मान के चलिए आप रिस्क पे हमेशा हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है कभी भी। तो जो 40s और 50s में होते हैं उनको हम लोग यूजुअली बैरियर मेथड यूज़ करने के लिए सजेस्ट करते हैं। मैम एक और अभी एक बहुत हेल्थ कंसर्न सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, PCOS/PCOD। तो हम जैसे देखते हैं कि हमारी दादी, मम्मी, इन वाली जनरेशन को कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट आज आई वाज रीडिंग सम स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें था 1 in every 4 women इज डीलिंग विद सम काइंड ऑफ PCOS। तो ये हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताएं, व्हाट इज PCOS एंड PCOD, एंड व्हाट आर द बिगेस्ट कॉजेज दैट लीड टू PCOS? PCOD तो ओल्डर टर्मिनोलॉजी थी जी, PCOS लेटेस्ट है, ओके वन एंड द सेम थिंग। PCOD में जो D है वो डिजीज है, PCOS में जो S है वो सिंड्रोम है, क्योंकि PCOS इज अ सिंड्रोमिक प्रॉब्लम। अब ये क्या होता है, लाइफस्टाइल की डिजीज है PCOD। अब जैसे आपने पूछा कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों आएगी, लाइफस्टाइल मतलब सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड, हेल्दी फूड नहीं खाना, लेस फिजिकल एक्टिविटी, सिटिंग जॉब। स्पेशली ये जो बच्चे आजकल PMTP इसकी तैयारी करते हैं, PET की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, बैठे रहते हैं पूरे टाइम, और उनकी मम्मियाँ लेकर के आ रही होती, 3 महीने हो गए पीरियड नहीं आए मैम, 2 महीने हो गए पीरियड नहीं आए मैम। और पेशेंट जब अंदर आ रही होती है ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मम्मी बहुत एंशियस, मम्मी एक मोटी सी बच्ची को लेके आ रही है, PCOS है, मुझे कुछ नहीं करना, काउंसिल करना है इसको। उन बच्चों के लिए मैं बोलती हूँ, आप अगर बहुत पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं है, तो आप स्किपिंग रोप अपने पास रखें, रस्सी कूदने वाली जो होती थी ना, पढ़ते पढ़ते 5 मिनट उठे और स्किपिंग की, अंदर पढ़ने वापस बैठ गए, वो एक चीज़ बहुत कॉमनली मैं सबको एडवाइस करती हूँ। सो नाउ कमिंग बैक टू PCOS, इसके सिम्टम्स से, इसको काफ़ी सारे सिम्टम्स अगर किसी बीमारी में होते हैं तो उसको सिंड्रोम कहते हैं। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या साइन हो सकते हैं। यंग एज में तो डिलेड पीरियड है, 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे, पीरियड स्कैंटी है। जैसे जैसे एजिंग होती जाती है, इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इज PCOS। सो PCOS इनफर्टिलिटी कर रही है आपकी। फिर अभी और आगे चलते हैं, एजिंग और हो रही है, ओबेसिटी हो गई है आपको। PCOS बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट होती है, डायबिटीज़ होगी, डायबिटीज़ हो रही है, एब्डोमिनल फैट बढ़ रहा है, फैटी लिवर हो रहा है, हाइपरटेंशन भी होगा आपको, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी है, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होते हैं,
जितने मोटे लोग हैं आप देखना उनको जॉइंट पेन होते रहेंगे, पूरी बॉडी का पॉइंट तो होता ही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेरी कॉमन इन दैम। स्लीप एपनिया, सोते सोते नींद खुल जाती है, सांस रुकती है। सुना है आपने स्लीप एपनिया के बारे में? बहुत मोटे लोगों को ओबेसिटी के कारण स्लीप एपनिया, वो जब सोते हैं स्नोरिंग भी बहुत करते हैं, उनकी नींद आवाज़ भी बहुत आती है, साउंड स्लीप नहीं होती इनकी। इन लोगों को डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है। और आगे चलते हैं 50 साल तक की एज में PCOS पेशेंट को यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सो इट्स अ सिंड्रोम, इसलिए इसको PCOS कहने लगे। इट्स नॉट अ डिजीज़। लाइफस्टाइल है, यू कैन ट्रीट योर सेल्फ, यू डोंट नीड डॉक्टर। हम लोग डिजीज को ट्रीट करते हैं, लाइफस्टाइल ट्रीट नहीं कर सकते। हम तो एडवाइस कर सकते हैं कि आपको हेल्दी खाना है, हेल्दी रखना है, हेल्दी 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 फिटनेस। बाकी वी डोंट ट्रीट PCOD। OD मान के अगर मैं ट्रीट करूँ तो मैं तो हार्मोनल ट्रीटमेंट दे दूंगी आपको, 3 महीने के लिए आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। बट आपका जो फैट है, जो एंड्रोजन एनवायरनमेंट बना रहा है ओवरी के चारों तरफ, इंसुलिन रेजिस्टेंस बना रहा है, वो आपके ओवुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। सो इसलिए जब तक आपका मोटापा नहीं जाएगा आप PCOS के साथ जिएंगे। सो हम बेसिकली प्रोटीन रिच डाइट लें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा स्टेप्स अपने 10,000 स्टेप्स जैसे कहते हैं 10,000 स्टेप्स पूरे करें। इस PCOS रिवर्सिबल? एक बार मान लीजिए किसी को है, उसने पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, वर्कआउट कर रहे हैं, खाना अच्छा खा रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं, ये सब कर लिया, सारे सिम्टम्स गायब हो गए, बट इवेंचुअली मे बी से 6 months लेटर और एन ईयर लेटर आप वापस उसी लाइफस्टाइल ट्रैप में वापस फंस जाते हैं जब आप सो कम रहे हैं, तो क्या वापस भी हो जाता है? यस, इट इज रिवर्सिबल ओके, एंड ट्रीटेबल। ट्रीटेबल, रिवर्सिबल बोथ वेज। हाँ, इनफर्टिलिटी के इतने पेशेंट्स विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ अपने आप को हेल्थ से फिट रखते हुए, BMI को 23 पे रखते हुए, नेक्स्ट विजिट उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव के साथ होती है। मेरे पास आए थे, मेरे पास इनफर्टिलिटी के लिए, काउंसलिंग फिटनेस पे कर दी विदाउट एनी मेडिसिन, दे आर कमिंग विद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। बट इट इज़ रिवर्सिबल। आपको वो लाइफस्टाइल जीवन भर रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी टेंडेंसी है। ऐसा नहीं है 110 किलो की लड़की के बच्चे नहीं होते, होते हैं, पर किसी किसी का फैट उसकी बॉडी को नहीं सूट करता। आप इसको ऐसे समझिए। दूसरे PCOS एक तरह का और होता है जिसे हम लीन PCOS कहते हैं। वो लोग पतले होते हैं, दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। उनको बस फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखनी है, जंक फूड नहीं खाना है, बट उनको हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। मैम, सेक्सुअल हेल्थ पे बात करना आज भी हमारे सोसाइटी में एक टैबू माना जाता है। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो इस बारे में बात करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। तो एक हमारे व्यूअर्स को अगर आप बताएं तो एक कपल को कैसे अपनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और कैसे सेक्सुअल इंटीमेसी ला सकते हैं इन अ गुड वे। ऑलराइट, ये तो अच्छा है कि तुमने ये प्रश्न पूछा। ये बिल्कुल सही है। कई बार कपल आते हैं, जैसे इनफर्टिलिटी का अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, सारी बात कर लेंगे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या ऐसे किया, कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं, सारी हिस्ट्री बताएंगे, बट दे नेवर टॉक अबाउट देयर सेक्सुअल लाइफ। इनफर्टिलिटी का एक कॉज सेक्सुअल डिसहार्मनी भी होता है। देयर आर सो मैनी कॉजेज जिसमें सेक्सुअल फंक्शन सही नहीं होते हैं। इसमें एक कॉमनेस्ट चीज़ तो जो मैंने देखी है, नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। मतलब शादी हो गई, आउट ऑफ सोशल प्रेशर लोगों ने धक्का मार के डॉक्टर के पास भेजा है उनको कि तुम्हारे अभी तक बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। उनसे हम सारी बात कर रहे हैं, उनका जो भी कहते हैं प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का जो भी सेशन होता है सब ओवर हो गया, बट दे डोंट ओपन अप अबाउट दिस थिंग कि वो इंटरकोर्स कर ही नहीं पा रहे हैं। सो उस केस में हमें प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ फीमेल एंड मेल का भी, मेल के एग्जामिनेशन के लिए हमें यूरोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल कॉजेज भी होते हैं एंड फीमेल कॉजेज भी होते हैं। मेल्स के कॉजेज की बात करूँ तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, मीन्स जल्दी स्पर्म इजैकुलेट हो गए, और या फिर इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो ये मेल्स के लिए तो ईगो पे आने वाली बात होती है। सो वो तो बहुत ज़्यादा छुपा रहे होते हैं। यूजुअली फीमेल्स ही आकर के हमें बताती हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ ये वाली प्रॉब्लम है। सो काउंसलिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें उन्हें डायरेक्शन देनी पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजने की भी ज़रूरत पड़ती है, एंड समटाइम्स यूरोलॉजिस्ट के पास भेजने की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स हमें उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास भी भेजने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत मल्टीपल फैक्टर्स के कारण होता है। फीमेल्स की बात करूँ जिन्हें हम डील करते हैं, सो रिजिड हाइमन,
हाइमन मेम्ब्रेन यूजुअली एक वो मेम्ब्रेन होती है जो इंटरकोर्स के टाइम पे या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग या किसी भी तरह की खेल कूद में आजकल बच्चे होते हैं, तो मेम्ब्रेन नेचुरली रप्चर हो जाती है। बट कई बार ये मेम्ब्रेन बहुत टाइट रिंग की तरह होती है वेजाइनल ओपनिंग पे, तो उसके कारण भी इंटरकोर्स नहीं हो पाता। सेकेंड कॉज होता है कि वेजिनिस्मस, मतलब फीमेल को एक फियर रहता है इंटरकोर्स का। सो एट द टाइम ऑफ पेनिट्रेशन उनकी जो पूरी पेल्विक फ्लोर मसल होती है वो बहुत टाइट हो जाती है, सो पेनिट्रेशन ही नहीं हो पाता, तो इंटरकोर्स कैसे होगा। सो ये बिहेवियरल थेरेपी से ट्रीट होता है। रिजिड हाइमन तो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है, उस हाइमन को हम लोग काटते हैं सर्जरी से एंड देन उस ओपनिंग को क्लियर करते हैं। वेजिनिस्मस जो चीज़ होती है वो बेसिकली बिहेवियरल थेरेपी से ही ट्रीट होती है। वो उसके भी कई टेक्निक्स होती हैं जो हम कपल को साथ में काउंसिल करके उसको ट्रीट करते हैं। आई हैव सीन पीपल कंसीविंग आफ्टर बिहेवियरल थेरेपी। एक और एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो सकता है कि वेजाइना में जब डेवलप हो रहे होते हैं तो वेजाइना 2 पार्ट के मिलने से बनती है, आउटर लोअर 1/3, अपर 2/3। इन दोनों के बीच के जो सेप्टम होता है ना, जैसे जैसे बेबी फीमेल फीटस ग्रो करता है मदर के अंदर, तो जो सेप्टम होता है वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है और वो एक वन कैनाल बन जाती है वेजाइना। कई बार वो सेप्टम नहीं हटता है, तो वो उसको हम वेजाइनल सेप्टम कहते हैं, उसको भी ऑपरेशन करके काट के निकालना पड़ता है। ये मेन कॉज है इंटरकोर्स नहीं होने का। बट हाँ, ट्रीटमेंट के बाद यही कपल कंसीव करके हमारे पास आते हैं वापस। Do any of your patients come to you due to lack of desire? यस, ये भी बहुत कॉमन है और यंग कपल में भी देखा है हमने, क्योंकि आजकल जिस कैटेगरी ऑफ सोसाइटी को मैं डील करती हूँ वो कॉर्पोरेट पेशेंट्स होते हैं। सो उनके पास इंटरकोर्स करने का टाइम नहीं है। दे आर सो टायर्ड, दे आर सो स्ट्रेस्ड अप कि टारगेट पूरा करना है, ओवरवर्कड है, बर्न आउट है, तो उनको जो सेक्सुअल इंटरकोर्स वाली जो चीज़ है वो उनके लिए सेकेंडरी हो जाती है। सेक्स बेसिकली माइंड में होता है, इट्स नॉट इन द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। अगर आपको साइकी नहीं है उस तरफ की तो आप इंटरकोर्स नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बोलती हूँ, डी स्ट्रेस करो अपने आप को, मेडिटेट करो, एक्सरसाइज करो। देखना, जितनी भी लोग एक्सरसाइज ड्रिवन लोग होते हैं, जिनका फिट बॉडी होती है, उनमें सेक्सुअल ड्राइव भी ज़्यादा होती है। वाई सेक्सुअली फिजिकली फिट पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टिव होता है? बिकॉज एक तो ड्राइव होती है उनके अंदर, वो सेक्सुअली उनके फिजिकल लैंग्वेज में बात करने में वो झलकता है, तो वो अट्रैक्टिव होता है अपोजिट सेक्स के लिए। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। इंटरकोर्स का बेस्ट टाइम अगर हम देखें तो अर्ली मॉर्निंग होता है, उसमें इरेक्शन मेल्स का बहुत अच्छा होता है, आप टायर्ड नहीं होते हो, यू एंजॉय योर इंटरकोर्स। रात में तो जस्ट फॉर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट कि बेबी करना है इसलिए कर रहे हैं। सेकेंडली, कई बार ये पैथोजेनिक भी होता है, आपकी ड्राइव खत्म हो गई, इसका मतलब यूजुअली क्या, यू विल बी सरप्राइज्ड कि फीमेल में जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो मेल हॉर्मोन्स के कारण आती है, एंड्रोजन। सो एंड्रोजन डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो लिबिडो आ जाती है, लिबिडो कहते हैं, लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर इज लिबिडो। सो हम लोग एक डिपो लगाते हैं 1 मंथ के लिए, एक इंजेक्शन दिया जाता है और वो स्टेरॉइड टेस्टोस्टेरोन होता है, और उसके बाद हमने कंसेप्शन देखा है। सो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है, बट यू शुड कम अहेड एंड टॉक टू योर डॉक्टर खुल के। हम डॉक्टर्स इन चीज़ों को बॉडी का एक फंक्शन की तरह लेते हैं। हमारे लिए इंटरकोर्स इज नॉट कुछ ऐसा टैबू या कुछ, हमारे लिए तो एक फंक्शन है। मेरा काम है आपको पेरेंट्स बनाना, कोई भी चीज़ बीच में आ रही है उसको हटाना। सो यू कम फॉरवर्ड एंड टॉक टू इट। मैम अब बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज मेनोपॉज, और मेनोपॉज जब होता है तो क्या बॉडी में एक्चुअली होता क्या है, व्हाट गोज इनसाइड द बॉडी? मेनोपॉज को हम अगेन स्टेज में डिवाइड करते हैं, पेरी मेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। पेरी मेनोपॉज वाला फेज जो होता है ना, वो किसी का 4-5 साल तक भी चल सकता है, मतलब मेनोपॉज होने से पहले। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज मेनोपॉज, पीरियड बंद होना। सो पीरियड जब बंद होने जा रहे होते हैं उससे 4-5 साल पहले ही आपके बॉडीली चेंजेस शुरू हो जाते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं। पीरियड्स या तो जल्दी आ जाएंगे या डिले आएंगे, 2-2, 3-3 महीने नहीं आएंगे, जब आएगा बहुत हैवी आएगा या बिल्कुल कम आएगा। जब पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, इसका मतलब आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। हार्मोन में मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन
जब डेफिसिट हो रहा है, पीरियड बंद हो गए, बट आपकी बॉडी को फीमेलनेस बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ईस्ट्रोजन होता है. सो जैसे लॉस ऑफ लिबिडो है, मीन्स लिबिडो नहीं रही, वो ईस्ट्रोजन हार्मोन भी डिफाइन करता है. एंड्रोजन हार्मोन के साथ साथ ईस्ट्रोजन हार्मोन. तो सेक्सुअलिटी खत्म होने लग जाती है, बोन्स वीक होने लग जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए जो धक्का मारता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है. बोन्स वीक होने लग जाती है, मसल मास कम होने लग जाता है, राइट. आपके लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होने लग जाते हैं, और पसीने, हॉट फ्लैशेस आते हैं. ये वेजोमोटर इनस्टेबिलिटी हो जाती है. जो वेजोमोटर मतलब अपनी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी स्टेबलाइज करता है एस्ट्रोजन. तो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, आपने सुना होगा रात में पसीने आ रहे हैं एकदम से और घबराहट हो रही है. एंजाइटी, डिप्रेशन भी बहुत होता है बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन. नाउ हाउ टू ट्रीट. अगेन, फिजिकल एक्टिविटी आपकी जिंदगी के हर पार्ट में घुसा हुआ होना चाहिए. वेट बियरिंग एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए 40 साल के बाद से. विटामिन डी सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है. कैल्शियम रिच फूड लेना बहुत ज़रूरी है. आपको प्रोटीन डाइट बहुत लेनी है, मसल मास तभी बनेगा. अदरवाइज आपने सुना होगा 60 साल 70 साल पे लोग गिर जाते हैं, गिरती हड्डी टूट गई. गिरे क्यों? क्योंकि आपकी मसल ने आपको सपोर्ट नहीं किया. हड्डी क्यों टूटी? क्योंकि आपकी बोन्स वीक थी. तो इसलिए अपने फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. सेकंड, नाउ अगेन गो टू डॉक्टर एंड टॉक अबाउट ऑल दीज सिम्टम्स, क्योंकि आजकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आ गई है. डोंट सफ़र. इतनी अच्छी लो डोज सेफ मेडिसिन आई है, यू टेक इट. 60 साल तक आजकल आप HRT ले सकते हैं टू कीप योर सेल्फ फिट. प्री मेच्योर मेनोपॉज के केसेस क्या बढ़ रहे हैं आजकल? बिल्कुल बढ़ रहे हैं. लाइफस्टाइल तो हो ही गई है Again, जिसमें पेस्टिसाइड, इसमें इसके लिए मैं बोलूँगी खाना पीना अपना बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड्स बहुत आ रहे हैं. दूसरा, रेडिएशन किस तरह के कितने हो गए हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा रेडिएशन जाके हमारी ओवरी और गोनेट्स को अफेक्ट कर रहे हैं. तीसरा कॉमन कॉज जो होता है प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर का, वो हेरिडिटरी होता है. हाँ, जिसके मदर के जल्दी ही पीरियड बंद हो गए, उस बच्ची के पीरियड भी जल्दी बंद होंगे. सो हेरिडिटरी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है. बाकी और प्री मैच्योर मेनोपॉज के कॉजेज होते हैं जो क्रोमोसोमल डिजीज के कारण भी हो सकते हैं. कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें जल्दी पीरियड बंद हो जाते हैं. अब एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आई एम श्योर आपसे पूछा जाता होगा इज कि अपनी एक्सपेक्टेड ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट की जाए? यस, अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं, यहाँ पे शब्द पे ध्यान दीजिए, रेगुलर पीरियड होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका पीरियड रेगुलर है, दैट इज 28 डेज 30 डेज पे या 26 डेज के हैं, तो इसमें जो आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है जो मिस हुआ है, उसमें आप जो डेट है उसमें 7 ऐड कर दें. लेट्स सी जैसे 15 अगस्त का मानते हैं अपन, तो 22 हो गया. और जो अगस्त आया है उसमें आप 9 मंथ्स ऐड कर दीजिए. 9 ऐड कर दो. अच्छा, ठीक है. तो मई हो गया, अगस्त में 9 हट के मई हो गया, तो अपना हो गया 22 मई, बट नेक्स्ट ईयर, राइट. तो ईयर चेंज हो गया. सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट इट. एंड मैम, फाइब्रॉइड्स का भी बहुत इशू आजकल वी सी अमंग वुमेन, सो हाउ टू डील विद दैट इशू एंड व्हाट आर द सिम्पटम्स? सारे फाइब्रॉइड्स ट्रीटमेंट डिमांड नहीं करते हैं. अच्छा. हाँ, और ये कैंसर में कन्वर्ट होना बहुत रेयर है. रेयरेस्ट ऑफ रेयर. आज तक मैंने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही फाइब्रॉइड में कैंसर देखा है. कितने सारे फाइब्रॉइड्स डील करते हैं हम. सो इट इज़ रेयर. जो चीज़ रेयर है उसे डरना नहीं. फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट तब ज़रूरी है जब 3-4 सिम्टम्स आपके, हैवी ब्लीडिंग हो रही हो, या आपके कैविटी के अंदर फाइब्रॉइड घुसा हुआ है और आपको माँ बनना है, तो उसको निकालेंगे और वो ये घुसा हुआ फाइब्रॉइड ही हैवी ब्लीड करता है. सो इसको बोलते हैं इंडेंटिंग फाइब्रॉइड, ग्रेड 1, 2 and 3. ये फाइब्रॉइड्स जो होते हैं ना, फिगो ग्रेडिंग होती है, उन फाइब्रॉइड को सर्जिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. दूसरे तरह के फाइब्रॉइड जो बाहर की तरफ कान की तरफ निकले हुए हैं, यूट्रस के ऊपर होते हैं, उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है अनटिल वो फाइब्रॉइड आपको प्रेशर सिम्टम्स डाल रहे हों. प्रेशर सिम्टम मतलब आपके रेक्टम पे प्रेशर डाल रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ब्लैडर पे प्रेशर डाल रहे हैं तो आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है या रिटेंशन ऑफ यूरिन हो रहा है, या आपकी बैक पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको कॉन्स्टेंट बैक रहता हो. उस कंडीशन में ये फाइब्रॉइड बहुत साइज में बड़े होते हैं, 10 सेंटीमीटर, 15-20 सेंटीमीटर के ह्यूज फाइब्रॉइड्स होते हैं. वो फाइब्रॉइड्स सर्जरी डिमांड करते हैं. मैम, फीमेल अवेयरनेस तो हम
बच्चियों को तो सिखा ही रहे हैं, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज मेल अवेयरनेस, लड़कों को समझाना पीरियड्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में, मेनोपॉज के बारे में? बिकॉज आई रिमेंबर एन इंसिडेंट वेयर मेरे किसी एक दोस्त ने काफ़ी सालों पहले मेरे से पूछा था कि क्या तुझे लगता है कि लड़कियां भी अपना पीरियड्स रोक सकती हैं, जैसे अपन टॉयलेट रोक लेते हैं, यूरिन रोक लेते हैं, वी कैन होल्ड इट, सो कैन दे? सो हाउ इम्पोर्टेंट इज मेल अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू यू? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया व्हाट इज पीरियड, अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जैसे भाई बहन है घर में, बहन के पीरियड्स हैं, भाई को पता ही नहीं है क्या होता है ये, वो उसको छेड़ भी रहा है, उसको धक्का भी मार रहा है, उसको इरिटेट भी कर रहा है, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज शी गोइंग थ्रू। तो इसलिए जानकारी होनी बहुत जरूरी है। क्या आज भी वो हालात हैं जब सैनिटरी पैड्स को काली थैली में डाल के दिया आज जाता तो है? माहौल काफी चेंज हो गया है, ओपननेस काफी आ गई है बिकॉज ऑफ थैंक्स टू सोशल मीडिया। लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं, पिक्चर बन गई है पैडमैन जो देखा था हमने। सो आजकल तो काफी चेंज हो गया है सिनेरियो। स्पेशली एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड करूंगी, जैसे तुमने मेनोपॉज पे पूछा, तो मेनोपॉज जब आता है तो मदर यूजुअली चिड़चिड़ी हो जाती हैं। लड़कों को समझ ही नहीं आता व्हाई शी इज बिहेविंग लाइक दैट, एंड वो कुछ भी बोल के चले जाते हैं, वो चीज मदर को और हर्ट करती है। सो इफ यू नो दैट शी इज गोइंग थ्रू मेनोपॉज, तो आप एम्पैथेटिकली ट्रीट करते हैं अपने घर से शुरुआत हो जाती है फिर। और स्पेशली क्या होता है, पीरियड एक टाइम होता है जिस समय बहुत इरिटेबिलिटी तो रहती है, पेन भी रहता है, यू नीड समबडी टू हेल्प यू। समटाइम्स पानी का ग्लास ही कोई पकड़ा दे, अब भाई आपका पकड़ा रहा है, अगर उसको नॉलेज है इसके बारे में तो वो थोड़ा अच्छी चीज़ है, ठीक, अच्छा रहता है। एक बार मैं स्कूल में गई थी ये हेल्थ टॉक लेने, तो एक छोटी बच्ची ने मेरे को आके बोला कि मैम पता है वो लड़का है ना, मेरे को है ना ऐसे डांट रहा था और कह रहा था देखना इस बार तेरे पीरियड ना 15 दिन चलेंगे। तो इसलिए जरूरी है बच्चों को ये बताना कि 15 दिन का पीरियड इज नॉट अ गुड थिंग टू कर्स समवन। वो बच्ची बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, उनको पता होना चाहिए कि भाई ये सेंसिटिव पॉइंट है और इसको छेड़ा ना जाए। चलिए ठीक है मैम, वील मूव ऑन टू अ फन सेगमेंट दैट वी हैव ऑन माइक ड्रॉप। इसको हम रैपिड फायर नाम दे रहे हैं हमने। तो आई विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्स इन योर माइंड आप वो बोलेंगे। ओके, वील स्टार्ट। ठीक है। आपका एक पर्सनल हेल्थ टिप जो सबको फॉलो करना चाहिए? सूर्य नमस्कार। पैड्स, टैम्पॉन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स? मेंस्ट्रुअल कप्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स सेफ और रिस्की? सेफ इफ टेकन अंडर गाइडेंस। एक ऐसा सवाल जो पेशेंट्स पूछने से डरते हैं पर एक्चुअली पूछना चाहिए? सेक्सुअल डिसफंक्शन। टीनेज गर्ल्स को फर्स्ट टाइम कब गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाना अगर चाहिए? 15 साल का होके भी अगर पीरियड नहीं आ रहे हैं, दे शुड सी अ डॉक्टर। नेचुरल बर्थ या सी सेक्शन, व्हिच वन? नेचुरल बर्थ, आई एम फेमस फॉर नेचुरल बर्थ। एक अंडररेटेड वुमेन्स हेल्थ चेकअप जो सबको करवाना चाहिए? पेप स्मीयर, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। ओके। अगर आपको एक हेल्थ मिल तुरंत इरेज करना हो तो क्या होगा? For every female, you should stop thinking that children are your property. They are through you. They are not for you. So live for yourself. Take care of your health. Take in charge of your health. क्योंकि health ही आपके बुढ़ापे का सहारा होती है। That's very nice, ma'am. That's a very good rapid fire round. अब हम एक और सेगमेंट पे मूव करेंगे, ट्रूथ या मिथ। I will say a couple of statements, और अगर वो सच हैं तो आप ट्रूथ बोलेंगे, अगर वो मिथ हैं तो आप मिथ बोलेंगे। Let's go. I can't get pregnant if I have sex during my periods. True? Birth control pills cause infertility. No. Using a menstrual cup will break the hymen. Yes. Tight clothing can cause vaginal infections. Yes. UTI happens because of dirty, unclean toilets. Yes. Condoms can prevent all STDs. More or less, yes. Using tampons for longer periods of time can वापस कर रहा हूँ. Using tampons for longer periods of time can cause toxic shock. Not long time. If you forget your tampons in vagina for 3-4 days, it can cause toxic shock syndrome. Staphylococcus bacteria से shock तक पहुँच सकते हो आप. Vaginal tightening creams help with tightness. No. Vaginal discharge is not a sign of infection. No, it's healthy. Vaginal discharge is required for sexual function. But if it is associated with smell and itchiness, then it is unhealthy. Vaginal tightness depends on the number of sexual partners. No. PMS is real? Yes. Eating dates
induces labor. No. Urinating after sex can prevent UTIs. Yes. डॉक्टर विभा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने ओपन और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। आपने वुमेन्स हेल्थ के कई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ वुमेन गर्ल्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस एपिसोड। अगर आपको भी ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। आपके फीडबैक का हमें हमेशा इंतजार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर। ये था माइक ड्रॉप बाय सुमित बुटानिया।